नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश एम्स के मेधावी छात्रों को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया सम्मानित। सीएम धामी ने भी बढ़ाया छात्रों का हौसला। 386 छात्रों को दी डिग्रियां। बीजेपी के खिलाफ दून की सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर किया सरकार का घेराव। कहा नीयत है साफ तो लागू करें महिला आरक्षण। टिहरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा यूटिलिटी वाहन। मौके पर हुई 8 लोगों की मौत, 2 घायलों को किया रेस्क्यू। श्रद्धालुओं के लिए खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:15 पर खुले धाम के कपाट। सीएम धामी ने भी लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के 6ठे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने 386 छात्रों को डिग्री प्रदान की। साथ ही एम्स ऋषिकेश के विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित पत्रिका रुद्राक्ष का भी विमोचन किया। और इस मौके पर सीएम धामी ने भी छात्रों को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि ये उपलब्धि आपके परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उत्तराखंड की धार्मिक सरकार एक बार फिर विशेष सत्र लाने जा रही है। 28 अप्रैल को सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। खबर है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्र में चर्चा की जा सकती है। अब यूं अचानक विशेष सत्र का होना सवाल खड़े करता है कि क्या उत्तराखंड की धार्मिक सरकार प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लेगी, या फिर विशेष सत्र सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए बुलाया गया है। देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार ने बुलाया विशेष सत्र। 28 अप्रैल को होगा विशेष सत्र। महिला आरक्षण बिल पर हो सकता है मंथन। क्या उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, या कांग्रेस को कोसना ही विशेष सत्र का मकसद? उत्तराखंड की धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। 28 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर मंथन किया जा सकता है, क्योंकि संसद के भीतर इस मुद्दे पर जब से मोदी सरकार को झटका लगा, तब से ही बीजेपी हर तरफ विपक्ष के महिला विरोधी होने का आरोप लगाती रही। इस बीच माना जा रहा है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर मंथन किया जा सकता है। दरअसल महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित बिल के संसद में पास नहीं होने के बाद से ही बीजेपी से महिलाओं के खिलाफ बताती रही, और केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी इस मामले पर विपक्ष को कोसती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये विशेष सत्र महिला आरक्षण के संशोधित बिल के पास नहीं हो पाने को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने से जुड़ा है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ था, और हम सब जानते हैं कि सभी ने इसको वहाँ पर सर्वसम्मति से पारित किया था, और ये आभास हुआ था कि हम सब, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जाति के हों, धर्म के हों, हम एक चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद जब 2026 में 131वां कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो बिल लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि जो 2023 में बिल पारित हुआ था महिलाओं के आरक्षण को लेकर, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका क्रियान्वयन ज़मीन पर कैसे हो। एहसास हम बहनों को ये हुआ कि जैसे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, उसको क्रियान्वयन करने की बारी आई, उसको ज़मीन पर लाने की बारी आई, अचानक विपक्ष को ऐसी क्या चीज़ समझ में आई कि वो जाति धर्म पर आ गए। कहा था कि हो सकता है कि इस प्रदेश की विधानसभा में एक दिन का सत्र लाया जाए, और वो सत्र सिर्फ कांग्रेस को कोसने का हो, क्योंकि ये आदेश उनके केंद्रीय नेतृत्व से हो रखे हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाले विधानसभा का सत्र का उपयोग सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए हो, ये हमें मंजूर नहीं है। दिल्ली में जो पाखंड हुआ, उस पाखंड में धामी कैसे पीछे रहेंगे, इसलिए वो भी जो है अपने आकाओं के पाखंड और प्रपंच में यहाँ भी विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। बल्कि मैं तो कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि 3 में से एक ऑप्शन पर विचार करें, या तो हम इस
विधानसभा सत्र का बहिष्कार करें, या हम बाइकॉट करें, या हम वैकल्पिक एक निंदा प्रस्ताव केंद्र सरकार की निंदा करते हुए सदन में प्रस्तुत करने का काम करें। जो आरक्षण बिल पारित हो चुका है उसको लागू करने का काम करते हैं, लेकिन भाजपा एक नया खेल खेलना चाहती है। वो जो है परिसीमन के आड़ में जो कृत करना चाहती है, उसका कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करने का काम किया। जनता पार्टी की नौटंकी है। प्रदेश में विशेष सत्र का क्या औचित्य है, मुझे आप बता दो। जो मामला पार्लियामेंट में जा चुका है उसमें प्रदेश से क्या लेना देना, मुझे आप बता दो। माना जा रहा है कि सरकार इस मंच के जरिए अपने रुख को स्पष्ट कर सकती है और विपक्ष को घेरने की रणनीति अपना सकती है। वहीं विपक्ष भी इस मौके को सरकार पर सवाल उठाने और अपनी बात मजबूती से रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 28 अप्रैल को होने वाला ये विशेष सत्र उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। निंदा प्रस्ताव के जरिए सरकार जहां अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी, वहीं विपक्ष के लिए भी ये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका होगा। देखना होगा कि क्या धामित सरकार उत्तराखंड में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ देती है, या फिर सिर्फ विपक्ष को कोसने के लिए और महिला विरोधी बताने के मकसद से ही ये विशेष सत्र बुलाया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जहां एक तरफ धामित सरकार 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 33% महिला आरक्षण को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल की आड़ में ये परिसीमन लागू करना चाहते थे। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी के खिलाफ उठाई आवाज, महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन। उत्तराखंड की सियासत में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया, जहां एक तरफ धामी सरकार 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 33% महिला आरक्षण को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि साल 2023 में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पहले ही सदन में पास हो चुका है, ऐसे में उसे दोबारा लाने का क्या औचित्य है। इस मुद्दे को लेकर आज देहरादून में विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी इस धरने में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाले विधानसभा का सत्र का उपयोग सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए हो, ये हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार अगर महिलाओं की हितैषी है, ये सिर्फ नाटक न करे। अगर वाकई हितैषी है तो ऐसे तमाम तरीके हैं जिनसे महिलाओं का हित हो सकता है, और उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि वर्तमान 70 विधानसभा की सीटों पर रिजर्वेशन लागू करके 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। आप जो वर्तमान संख्या है लोकसभा की 543 की, और उसके आधार पर ही 33% महिला आरक्षण को लागू करिए, और अभी लागू करिए, और उसके लिए कोई भी कदम उठाना आवश्यक है। कांग्रेस उस कदम का इंडिया गठबंधन उस कदम का मैं साथ देगा, समर्थन करेगा। कांग्रेस साफ कर रही है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी मांग है कि अगर सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है तो इसे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से लागू किया जाए, न कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने ये भी साफ कर दिया है कि 28 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 2023 को महिला आरक्षण विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, वो कानून बन चुका है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए था
कि जो आरक्षण बिल पारित हो चुका है उसको लागू करने का काम करते हैं, लेकिन भाजपा एक नया खेल खेलना चाहती है। वो जो है परिसीमन के आड़ में जो कृत करना चाहती है उसका कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करने का काम किया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। अब देखना होगा कि विशेष सत्र में आखिर दोनों सियासी दलों के बीच कैसी बहस होती नजर आती है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति करार दिया। उन्होंने कहा कि जब संसद के विशेष सत्र में ये ऐतिहासिक बिल पेश किया गया तो कांग्रेस ने बिना इसे पढ़े ही विरोध करना शुरू कर दिया और सदन में विभाजन की मांग की, जिससे महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक मानसिकता पूरी तरह से उजागर हो गई है। जो कांग्रेस है उनका जो गठबंधन है वो इसके लिए राजी नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि आधी आबादी को एक मौका दिया जा रहा था नीति निर्धारण के लिए और निर्णय में उनकी भूमिका के लिए। कांग्रेस ने ये बहुत बुरा किया है। मैं समझता हूँ केवल ये महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि ये कुल मिला करके आने वाले भारत के लिए उन्होंने अच्छा नहीं किया। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह ही सीएम धामी भी चौंका सकते हैं? क्या त्रिवेंद्र की तर्ज पर पुष्कर सिंह धामी बड़ा धमाका करेंगे? ये सवाल उठ रहे हैं विशेष सत्र को लेकर। माना जा रहा है कि धामी सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया है इसमें बड़ा फैसला धाकड़ धामी ले सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र की तरह चौंकाएंगे सीएम धामी, त्रिवेंद्र की तर्ज पर धाकड़ धामी करेंगे धमाका। क्या विशेष सत्र में धामी लेंगे बड़ा फैसला? अपने कड़े और बड़े फैसलों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और बड़ा फैसला ले सकते हैं। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तर्ज पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह ही सीएम धामी चौंका सकते हैं। दरअसल आपको याद होगा साल 2020 में त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत हुए बजट सत्र के भाषण के तुरंत बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। अब उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी भी विशेष सत्र में उत्तराखंड की महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस तर्क को यूं अनदेखा भी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जनता के बीच धाकड़ धामी की पहचान बना चुके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी अपने कड़े फैसलों के चलते देश भर में जाने जाते हैं। ऐसे में जब न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के हर कोने कोने में बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल किया है तो माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसका इशारा वो खुद दे भी चुके हैं। दरअसल संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने पर सीएम धामी ने आक्रोश जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन ने महिलाओं को बराबरी का हक देने में अपने कदम पीछे किए, जानबूझकर बिल को गिराया गया। उन्होंने विपक्षी दलों को साफ कर दिया कि जब तक महिलाओं को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है लटकाओ भटकाओ अटकाओ। उनकी इस नीति ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, लेकिन अब देश जागरूक हो गया है, देश की नारी जागरूक हो गई है। जो आज नारी शक्ति बंधन को आज रोक रहे हैं, समय उन्हें अवश्य जवाब देगा और यह विषय राजनीति से ऊपर है। हमारी माताओं बहनों और बेटियों के सम्मान का प्रश्न है। महिलाओं की उम्मीदों को बार बार टालना अन्याय है। हम देश की हर नारी को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके अधिकार उनको जरूर मिलेगा। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक महिलाओं को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार विशेष सत्र में धाकड़ फैसला ले सकती है। इसीलिए उत्तराखंड के विशेष सत्र को बुलाया गया है क्योंकि संसद के भीतर इस मुद्दे पर जब से मोदी सरकार को झटका लगा तब से ही बीजेपी हर तरफ विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है।
इस बीच माना जा रहा है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर मंथन किया जा सकता है। हालांकि देखना होगा सियासी गलियारों में चल रही चर्चा और कयासों पर क्या मोहर लगती है या फिर नहीं। अब इंतजार विशेष सत्र का है, जब सरकार महिला आरक्षण को लेकर अपना रुख साफ करेगी। उधर विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाए हुए है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड के विशेष सत्र में सदन के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव न हो, क्योंकि विपक्ष भी सरकार से 33% आरक्षण देने की मांग कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह ही धाकड़ धामी भी कोई बड़ा धमाका करते हैं या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग के बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर का परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने निरीक्षण किया। मंत्री ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चारधाम यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इस दौरान मंत्री ने चारधाम यात्रा में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से भी अपील करते हुए कहा कि यात्री साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, जिसमें टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जाँच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इस सब के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पे प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया और इसे लेकर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तक का एक महत्वपूर्ण सफर, महत्वपूर्ण फैसला और महत्वपूर्ण विजन जो मोदी सरकार लेकर आई थी कि महिलाओं को उनका हक मिले, आधी आबादी को निर्णय में भागीदारी, नीति निर्माण में भागीदारी मिले। और आपने देखा कि पंचायतों में जो 50% आरक्षण है वहाँ पारदर्शिता है और स्वास्थ्य, जल, आप घर के निर्माण का काम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो वही पारदर्शिता संसद और विधानसभाओं में रहे, महिलाओं को उनका ड्यू हक मिले, इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये 2029 से लागू हो जाए। अल्मोड़ा में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर सड़कों और गड्ढों को लेकर शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी। कांग्रेसियों ने कहा कि विभाग सड़कों के सौंदर्यीकरण को लेकर टेंडर होने की बात कहता है, लेकिन अब तक धरातल पर कार्य शुरू नहीं हुआ और अगर जल्द ही सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में भी तालाबंदी की जाएगी। अल्मोड़े की चारों तरफ की सड़कें जो लंबे समय से गड्ढा युक्त हुई पड़ी हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में चाहे वो धारवाला की रोड हो, चाहे माल रोड हो, चाहे लोअर माल रोड हो, चाहे जेल रोड हो, चाहे एनटीटी मार्ग हो, सारे सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं विगत कई महीनों से। और कई बार इसका विरोध करने के पश्चात भी विभाग द्वारा कोई इस पर सार्थक कदम या एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, हमने शासन को करीब एक हफ्ता पहले भी अल्टीमेटम दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द अल्मोड़े की मुख्य मार्गों की स्थिति ठीक करी जाए, उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहती है। उन्होंने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग हॉट मिक्स शुरू कर देंगे, हॉट मिक्स का भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देहरादून में ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ने लगी है। परिवहन विभाग ने इन कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो निजी वाहनों, विशेषकर 2 व्हीलर्स को कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि पहले दिए गए नोटिस के बाद कंपनियों ने नई निजी गाड़ियों को
ऑन बोर्ड ना करने और पुरानी गाड़ियों को कमर्शियल में तब्दील करने का आश्वासन दिया था। हालांकि परिवहन मुख्यालय और यहां पर एसटीए ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। सैनी ने साफ कहा कि अगर इन कंपनियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके एग्रीगेटर लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो ओला, उबर और रैपिडो है, इन कंपनीज़ को हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा एक एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया गया है और इसमें स्पेशली जो जैसे रैपिडो है, इन पे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है कि ये प्राइवेट गाड़ियों को एनरोल करवा के, स्पेशली 2 व्हीलर्स और कमर्शियल काम जो हो रहा है उसके एवज में हमारे यहाँ से इंस्पेक्शन भी किया गया था, नोटिस भी दिया गया है और परिवहन मुख्यालय में एसटीए की तरफ से भी नोटिस दिया गया है इनको। और अभी इनका रिप्लाई आया है कि हम नई गाड़ियों जो प्राइवेट हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं और जो ऑलरेडी कमर्शियल जो प्राइवेट चल रही थी उनको कमर्शियल में कन्वर्ट करा रहे हैं। लेकिन उसमें लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी सूरत में प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल की तरह नहीं चलवाएंगे। तो इनके लाइसेंस पे अभी कार्रवाई जो है वहाँ पर मुख्यालय में दी गई है करने के लिए। इनका जवाब आते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून के सुंदरवाला इलाके में रक्षा अनुसंधान विद्यालय का नाम बदलकर डीएवी विद्यालय रख दिया गया है, जिस पर अभिभावकों और छात्रों ने आपत्ति जताई और स्कूल के बाहर हंगामा काटा। अभिभावकों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय विद्यालय को सीएसआर के तहत फंडिंग करता था, जिसके जरिए अध्यापकों को सैलरी दी जाती है। लेकिन रातों रात विद्यालय कमेटी ने डीएवी कमेटी के साथ करार कर लिया और इसका नाम बदल दिया गया। मेरा बेटा 6 सालों से पढ़ रहा है, कक्षा 1 से हमने 6 तक पढ़ा। अचानक ही हमें पता चल रहा है कि 2 दिन पहले ये स्कूल डीएवी हो गया। कैसे सवेरे हम पता नहीं, मैनेजमेंट कमेटी खुद ही लाके डीएवी मैनेजमेंट कमेटी से बात करती है डीआरडीओ की, न टीचर को पता न पेरेंट्स को पता। पहले सरकारी था, प्राइवेट हो गया। सरकारी था, डीआरडीओ के अंडर था ये। सुबह हमें पता चल रहा है कि सारा स्कूल का स्टाफ इन्होंने बाहर कर दिया, प्रिंसिपल तक को बाहर कर दिया। केदारनाथ के कपाट खुलते ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और उनके विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात से आए श्रद्धालुओं को सही समय पर इलाज नहीं मिली, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऊपर आके कोई मरता है तो आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा। मंत्री जी, ये कैसी तैयारी? दम तोड़ गए गुजरात के दर्शनार्थी। सुबोध उनियाल जी, कहाँ है आपका विभाग? क्यों नहीं मिला श्रद्धालु को समय पर इलाज? सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही जितना एक्टिवनेस दिखाया था, आखिर कहाँ गया उनका और उनके विभाग का वो एक्टिवनेस जब गुजरात से आए श्रद्धालु ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। केदारनाथ के कपाट खुलते ही पहले ही दिन गुजरात से आया परिवार, जिस पर दुख का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया। ये एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि उत्तराखंड प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के बड़ोदरा से आए 60 साल के श्रद्धालु दिलीप भाई माली का केदारनाथ धाम पहुंचते ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैरानी की बात है कि युवक के बार बार बोलने के बाद भी पीड़ित को मेडिकल की सुविधा नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से लापरवाही के बाद वो खुद अपने पिता को पास में अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। केदारनाथ में देखो, मॉर्निंग में आज ये साल मेरे फादर मदर दोनों आए यात्रा करने के लिए। मॉर्निंग में उनको कुछ हार्ट का इश्यू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, चक्कर खा के पड़ गए। तभी मैंने 100 पे कॉल करके मेडिकल टीम बुलाई। उन्होंने बोला 5 मिनट में आते, 10 मिनट में। 1.5 घंटे तक बंदा कोई नहीं आया तो मैं पिट्ठू में बिठा के हॉस्पिटल ले गया, उधर डेट डिक्लेयर कर दिया। हेमंत ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद उनके शव को गुजरात ले जाने के लिए प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। उन्होंने वीडियो में दिखाया कि उनके पिता का शव करीब 2 घंटे से धूप में पड़ा हुआ है। परिजन हेलीकॉप्टर से शव को नीचे भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। इधर हम लेके आए, उन्होंने इधर भेजा है, मेडिकल टीम वालों ने भेजा है कि हेलीपैड से आपको नीचे पहुंचाएंगे। क्या आपके फादर की डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। वो डेड बॉडी उधर मेरे पापा की पड़ी है, 2 घंटे से उधर ही है, धूप में रखी है। अभी मैंने सीएम सर से भी बात करी, अगर सीएम सर को हेलीकॉप्टर मिल सकता है तो ये डेड बॉडी को क्यों नहीं मिल सकता? हम भी तो गया अभी। हाँ, तो उनसे भी मैंने बात करी। सर ने भी बोला कि अभी मैं करवाता हूँ। क्या बोला? उन्होंने बोला आधे घंटे 1 घंटे वेट कर लो, करवाता हूँ। अभी बोल रहे कि टीम आएगी, वो उठा के ले जाएगी। अभी आप उठा के ले जाओगे तो 5-6 घंटे नीचे उतरने में लग जाएंगे। मेरे को ले जाना है गुजरात, तब तक हालत क्या होगी डेड बॉडी की?
उनको इतना समझ है। हम डीएम ने क्या बोला? उन्होंने ऐसा ही बोला कि वो आप देख लो, डीजीसी से बात कर लो, उन्होंने अलाउड नहीं किया है। आपने बताया नहीं डीजीसी से मैं कैसे बात करूंगा? डीजीसी को ही मेरे को बात करनी है कि अलाउड। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों की डेट हुई थी तो उन लोगों को आपने नीचे पहुंचाने की व्यवस्थाएं करवाई थी, तो इस साल आपने ये नियम में क्यों बदलाव कर दिए? अगर करे भी है तो उसको आपने बाहर जाहिर तो किया नहीं कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, ऊपर आके कोई मरता है तो आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा। युवक के इस वीडियो ने शासन प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। स्वास्थ्य मंत्री की कितनी तैयारी है, इसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इस घटना से सीधा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग और इस विभाग को संभाल रहे मंत्री सुबोध उनियाल पर। मंत्री जी, आखिर ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी तैयारी है मंत्री जी? लोग 4 धाम यात्रा पर आते हैं शासन प्रशासन की तैयारियों पर भरोसा करके, लेकिन ये क्या, आपका विभाग तो मौत होने के बाद भी खबर लेने को तैयार नहीं। अगर ऐसी ही आपकी व्यवस्था है मंत्री जी, तो विज्ञापन छपवाकर सबको पहले ही इसकी जानकारी दे देते कि यदि कोई हादसा या घटना होती है तो उसे अपने आप झेलना होगा। हद ही हो गई सुबोध उनियाल जी। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही तो आप खूब औचक निरीक्षण कर रहे थे, खुद को एक्टिव मोड में दिखा रहे थे, फिर कहाँ गया आपका और आपके विभाग का एक्टिवनेस? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनेशपुर के चक्की मोड़ पर स्थित कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में मौजूद 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान को भाई बहन चला रहे थे। माता पिता के निधन के बाद उनकी आजीविका का ये एकमात्र साधन था। जी, मैं सर ऐसा ना दुकान बढ़ा के मैं चले गया था और मुझे मतलब यहाँ आस पड़ोस जो रहते हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मतलब तुम्हारी दुकान में मतलब आग लग गई है। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो तब तक मतलब आग लग चुकी थी और उन्होंने भी वैसे फ़ोन कर दिया था फायर ब्रिगेड को। वो जो है मतलब आधा घंटा बाद पहुँची यहाँ पे, जब तक सब कुछ जल के राख हो चुका था। हमारी एक बहन सीमा और जितेंद्र, इनकी ये दुकान है चक्की मोड़ में और आप देख रहे हैं कि पूरे दुकान में सामान भरा हुआ है। इन्होंने कई लोगों से पैसा लेके दुकान खोला है, इधर उधर करके अपना रोज़गार चलाते हैं और इस पे कोई इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन आग कैसे लगी ये नहीं पता है। आग लगी है और रात को ये सारा सामान जल के राख हुआ है। हमारे क्षेत्र के चक्की मोड़ के सम्मानित हमारी बहन प्रधान जी, देवपा मनोज जी और जितने सारे सहयोग के लिए मोहित, ये सब ने फ़ोन किया और लोगों के क्षेत्र के लोगों को बुलाया, अवगत कराया कि इनकी मदद हो सके और हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे। टिहरी के चंबाकोटी कॉलोनी मार्ग पर यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चालक समेत 10 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वाहन ऋषिकेश से घनसाली की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि सभी लोग जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे, उस शख्स का बेटा भी मृतकों में शामिल है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने भी हादसे पर दुख जताया है। हरिद्वार में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 17 अप्रैल को रवि चौहान की पत्नी ने अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की तलाश में जुटी और 19 अप्रैल को रानीपुर झाल से रवि चौहान का शव बरामद किया गया। परिवार ने हत्या की आशंका जताई तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसके बाद हिस्ट्री शीटर नदीम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी नदीम ने बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए की सुपारी लेकर घटना को अंजाम दिया। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक रवि चौहान है, उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 17 अप्रैल को और थाना ज्वालापुर में उनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि वो घर से गए और वापस नहीं आए और 19 तारीख को उनका शव बरामद हुआ गंग नहर से। तो इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा किसी अपराध होने की आशंका बताई गई थी और उनका कुछ विवाद भी चल रहा था संपत्ति का। तो जब इसमें जानकारी की गई तो थोड़ा सीसीटीवी कैमरे से भी इसमें मदद मिली। तो उसमें 2 व्यक्तियों के साथ ये जाते हुए दिखाई दिए शराब पीने के बाद। तो जब उनके बारे में जानकारी की गई तो उसमें एक हिस्ट्री शीटर है ज्वालापुर का, उसके बारे में पता चला और जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो ये मृतक है इसका भाई का दामाद है पंकज, उसको और पंकज का भांजा गौतम, इसमें इन दोनों द्वारा 1.5 लाख रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए, एक नदीम और दानिश, और जिनके द्वारा की हत्या कारित की गई।
हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिव कुमार को तिरछा पुल क्षेत्र से पकड़ा है। मामले में एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में सख्ती और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। बालिका है, छोटी बच्ची है, उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक 65 साल का एक बाबा है शिव कुमार नाम का, उसको अरेस्ट किया गया है। ऐसी शिकायत उसकी आई थी और गांव वालों ने ही ये सूचना दी थी और उस पर पुलिस ने तत्काल उसको अपनी हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और न्यायिक हिरासत में उसको भेजा जा रहा है। खटीमा के चकरपुर क्षेत्र स्थित स्कूल के पीटीआई पर एक छात्रा ने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह भी है कि छात्रा को शादी का झांसा देकर शिक्षक जयपुर तक ले गया, जबकि आरोपी शिक्षक पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर जेल भेजा जाए। शो के द्वारा हमारे पास अभिभावक के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई। ये थाने के द्वारा जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है और उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हमने सूचित किया अपने खंड शिक्षा अधिकारी और महोदय और जो इस समय विद्यालय के प्रबंध संचालक भी हैं श्री भानु प्रताप कुशवाहा जी को, वो आए और उन्होंने उनका बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति की है कि हमने जो है लड़की के साथ इस तरह का कार्रवाई की, तो उसके आधार पर विद्यालय प्रशासन ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश एम्स के मेधावी छात्रों को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया सम्मानित। सीएम धामी ने भी बढ़ाया छात्रों का हौसला, 386 छात्रों को दी डिग्रियां। बीजेपी के खिलाफ दून की सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, महिला आरक्षण के मुद्दे पर किया सरकार का घेराव, कहा नियत है साफ तो लागू करें महिला आरक्षण। टिहरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा यूटिलिटी वाहन, मौके पर हुई 8 लोगों की मौत, 2 घायलों को किया रेस्क्यू। श्रद्धालुओं के लिए खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, सुबह 6:15 पर खुले धाम के कपाट। सीएम धामी ने भी लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद।